दोस्तों, एक कहानी है जापान में रहने वाले 10 साल के ओकायो नाम के एक लड़के की, जो कि बचपन से ही जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसे बड़े होके सेंसेई बनना है। अब शायद आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि सेंसेई क्या होता है। तो यार, उस बच्चे का जो एम था, उस बच्चे का जो टारगेट था, वो था कि भाई मैं बड़ा होके एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्ट में एक मास्टर बनूंगा। और जिस जगह वो जापान में रहता था, उस जगह पे मार्शल आर्ट मास्टर को सेंसेई बोलते थे। अब क्योंकि उसका जो सपना था वो सेंसेई बनने का था, तो उसने बचपन से ही जिद करना शुरू कर दिया कि मम्मी मुझे मार्शल आर्ट स्कूल जाना है, मार्शल आर्ट स्कूल जाना है। इवन उसका पढ़ाई वगैरह में भी मन नहीं लगता था। इतनी ज़्यादा जिद देखने के बाद उसके पापा ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम इसे मार्शल आर्ट स्कूल में इसका एडमिशन करवा देंगे। अब फाइनली वो दिन आया जब उसकी विश पूरी होने वाली थी। वो लोग सुबह अपना रेडी हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज हम इसका मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। वो लोग घर से थोड़ी दूर निकले ही थे कि रास्ते में उनका बहुत ही ज़्यादा बुरे वाला एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि वो तीनों लोग जो थे वो हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए। उन 10 दिन के दौरान डॉक्टर ने काफ़ी डिसाइड किया, काफ़ी ज़्यादा सोचा। वो सोचा इसलिए क्योंकि जो ओकायो नाम का लड़का था, उसके लेफ़्ट हैंड बिल्कुल बुरी तरीके से, लेफ़्ट हैंड यानी उसका बायां हाथ पूरी तरीके से क्रश्ड हो चुका था गाड़ी के नीचे आके। सो उन्होंने काफ़ी सोचा कि इस चीज़ को हम कर पाएँ, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो हाथ है वो काटना ही पड़ेगा। ओकायो का लेफ़्ट हैंड काटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। अब डिसाइड करने के बाद उन्होंने प्रोसीजर शुरू करा और उसका ऑपरेशन होने के बाद उसका जो लेफ़्ट हैंड था वो कट हो गया। फैमिली जो थी उसकी, वो पूरी तरीके से एकदम शॉक्ड होगी कि यार अब तो लगता है इसकी लाइफ ख़त्म होगी। वो भूल गए थे कि भाई इसका कुछ फ्यूचर भी होगा, ये कुछ फ्यूचर में कर भी पाएगा या नहीं। बट उस लड़के के अंदर इतनी जिद थी, इतना एटीट्यूड था उस बंदे के अंदर कि उसने डिसाइड किया कि नहीं पापा, मुझे दोबारा जाना है, मैं मार्शल आर्ट स्कूल में जाऊंगा, मुझे नहीं पता। उसने दोबारा से अपने पेरेंट्स की जिद करना शुरू कर दी। उसके पेरेंट्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी कि बेटा रहने दो, मान जाओ, देखो ऐसा नहीं हो सकता, तुम फिज़िकली एबल नहीं हो, रहने दो। बट फिर भी वो बंदा नहीं माना। उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अब बेटे की इतनी जिद दोबारा देखने के बाद उसके पेरेंट्स उसे मार्शल आर्ट स्कूल में लेके गए। मार्शल आर्ट स्कूल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ के जो बेस्ट टीचर था उसके पास उसे लेकर गए और उनसे बोला कि हम अपने बेटे का यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं। जो वहाँ का मार्शल आर्ट मास्टर था उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो बोला कि भाई बेटे को लेकर आओ, कहाँ है आपका बेटा। तो उन्होंने ओकायो को बुलाया। अब ओकायो को देखने के बाद मार्शल आर्ट मास्टर जो था उसने बोला कि नहीं, हम इसे मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते, ये फिज़िकली एबल नहीं है, फिज़िकली डिसेबल है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। अब ऐसा सुनने के बाद मानो ओकायो के नीचे से मतलब ज़मीन से खिसक गई। उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने बोला कि नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। उसके मास्टर ने भी उसे थोड़ा सा कन्विंस किया कि बेटा रहने दो, बट फिर भी उसने नहीं माना कि मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे सीखना है, मतलब सीखना है और आप सिखाओगे। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे सीखना है और आप सिखाओगे। आप जो सिखाओगे मैं वो सीखूंगा। इतना ज़्यादा क्रेज़ देखने के बाद, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने के बाद मास्टर ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे ओकायो अच्छे से वेल ड्रेस्ड होने के बाद वहाँ पे आया और आते ही उसके मास्टर ने उससे बोला कि तुम जाओ, थोड़ा वार्म अप करो बॉडी का और उसके बाद मुझसे आके मिलना। ओकायो ने काफ़ी ज़्यादा रनिंग करी वहाँ पे। फिर उसके बाद वो वार्म अप करने के बाद वहाँ पे आया और उसके मास्टर ने उसे किक सिखाई। किक सिखाने के बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, ये किक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओकायो ने बोला ठीक है। फिर उस दिन ओकायो ने पूरे दिन उसी किक की प्रैक्टिस करी। अब नेक्स्ट डे ओकायो फिर अपने स्कूल में आया और वहाँ पे आने के बाद उसने सर से बोला कि सर, मैंने उस किक की काफ़ी प्रैक्टिस करी, अब वो किक मुझे आ चुकी है और आप मुझे कोई नेक्स्ट मूव सिखा दो। तो उसके मास्टर ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो। ओकायो ने कहा ठीक है। ओकायो ने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और ओकायो के मास्टर उसे डेली सिर्फ यही बोलते थे कि जाओ उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो, कि जाओ उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो। अब ये चीज़ जो थी वो ओकायो को कहीं ना कहीं परेशान करने लगी थी।
वो अपने फ्रेंड से जाके भी पूछता था कि आज तुम्हें मास्टर ने क्या सिखाया, क्योंकि मास्टर उसे सिर्फ एक किक ही सिखाते थे और बाकी के जितने भी लोग थे उन्हें अदर मूव्स भी सिखाते थे। तो वो अपने जो फ्रेंड्स थे उन फ्रेंड सर्कल में भी जाके बोलता था कि यार प्लीज़ मुझे कुछ सिखा दो, कि तुम्हें ये वाली मूव कैसे सिखाई, वो वाली मूव कैसे सिखाई। लेकिन वो जो भी मूव सीखना चाहता था उसकी हर मूव में उसका जो टूटा हुआ हाथ था वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करता था। वो टूटा हुआ हाथ उसका कहीं ना कहीं उसे दिक्कत महसूस देती थी और वो फिर निराश होकर दोबारा अपने घर चला जाता था। लेकिन फिर अगले दिन जिस निराशा से वो अपने घर वापस आता था उससे कहीं ज़्यादा अपने घर से बूस्टअप होकर वो अगले दिन फिर स्कूल आता था और उसके मास्टर उससे फिर बोलते थे कि जाओ उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो। ये चीज़ चलती गई चलती गई चलती गई। अब यार दिन गुजरते गए, महीने बढ़ते गए और हर रोज़ ओकायो से सिर्फ एक ही बात बोली जाती थी कि वार्म अप करो और उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो, वार्म अप करो और उसी किक की दोबारा प्रैक्टिस करो। देखते ही देखते साल, 2 साल, 3 साल और फाइनली 8 साल गुजर गए और ओकायो को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती थी कि वार्म अप करो और उसी किक की प्रैक्टिस करो। अब यार थोड़े दिन बाद फाइनल डे आया जिसमें हर एक बच्चे को जो कि मार्शल आर्ट वहाँ से सीखता था उसे उस स्कूल को छोड़ के जाना होता था। लेकिन उस स्कूल को छोड़ने से पहले वहाँ पे एक फाइट जहाँ पर मैन टू मैन यानी एक पर्सन की एक दूसरे पर्सन के साथ रियल फाइट होती थी और वहाँ पे जो जीतता था लास्ट में एंड में एक बंदा बचता था मार्शल आर्ट में सभी को हराने के बाद उसको सेंसेई की उपाधि दे दी जाती थी। अब मैच वहाँ पे शुरू हुआ तो ओकायो जो था वो पूरी तरीके से डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही किक है और मैं इस किक से कब तक लड़ूंगा, कोई भी आएगा 2 पंच मारेगा, मैं हार जाऊंगा, मैं क्या करूंगा इसमें। और फिर फाइनली थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। सबसे पहली फाइट आई ओकायो के सामने एक अपोनेंट आया और अपोनेंट पूरी बुरी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट मैच था ओकायो और ओकायो के सामने वाला जो अपोनेंट था दोनों ही गुस्से में थे, तो सामने वाला अपोनेंट आया पूरे गुस्से में और उसने ओकायो को मारने की ट्राई की। इतने में ओकायो को आती थी सिर्फ एक किक, उसने पैर घुमाया और एक किक जम के दी एंड फाइनली एक किक के अंदर वो अपोनेंट नॉकआउट, अपोनेंट बाहर। फिर इसी तरीके से राउंड 2 हुआ। राउंड 2 में फिर एक बंदा आया ओकायो के सामने, उसने भी ओकायो को बीट करने की कोशिश की लेकिन ओकायो ने फिर एक किक मारी और सामने वाला बंदा नॉक आउट। ओकायो को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक किक मारूँ सामने वाला बंदा नॉक आउट, क्योंकि उसकी एक ही किक में इतनी पावर थी कि सामने वाला बंदा उठ ही ना पा रहा, तुरंत नॉक आउट। अब यार फाइनली आया राउंड 3, वो राउंड जिसमें उन लोगों की फाइट हुई जो लोग ऑलरेडी 2 मैच जीत चुके थे। वो अब ओकायो के सामने एक ऐसा बंदा आया जो ऑलरेडी 2 मैच इस तरीके से खेल चुका था कि उसने सामने वाले बंदों को बहुत जल्दी नॉकआउट कर दिया था। अब कहीं ना कहीं ओकायो के मन में भी एक डर सा थोड़ा सा था कि यार ये बंदा कहीं मुझे आउट ना कर दे। अब फाइनली मैच शुरू हुआ। मैच शुरू होते ही ओकायो के पास तो सिर्फ वही पहले वाली की थी। उसने दोबारा, वो अपोनेंट उसकी तरफ आया, उसने दोबारा पैर घुमाया और फाइनली बंदा नॉक आउट। इसी तरीके से ओकायो जो था वो एक के बाद एक तीनों राउंड जीत चुका था। अब बारी आ गई थी राउंड 4 की और फाइनल राउंड की, एक ऐसा राउंड जिसके बाद फाइनली सेंसेई की उपाधि मिलने वाली थी। अब थोड़े टाइम के लिए दोनों प्लेयर को रेस्ट करने के लिए दिया। उसके बाद तैयारी शुरू हुई राउंड 4 की, जिसमें ओकायो के सामने पूरे स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट अपोनेंट आया। एक ऐसा अपोनेंट आया जो अपने अगेंस्ट जो भी उसके सामने खड़ा होता था उसको खून की उल्टियाँ करवा देता था, इतना तकड़ा मारता था वो लोगों को। अब मैच शुरू हुआ। ओकायो उसके सामने खड़ा हुआ और उसने ओकायो को धोना शुरू कर दिया। कभी पंच, कभी किक, कभी पंच, कभी किक, कभी पंच, कभी किक। इतना बुरा तरीके से उसने ओकायो को मारा कि कोई बंदा बिलीव ही नहीं कर पाएगा। और फाइनली रेफरी आया और रेफरी ने ओकायो की हालत देखने के बाद ये बोला कि यार ये जो मैच है ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, इस मैच को यहीं पे रद्द कर देते हैं। लेकिन पीछे जो कोच थे, जो मास्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैच को कंटिन्यू करो जब तक कोई एक बंदा जीत नहीं जाता। अब ओकायो जो था वो दोबारा खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसने सामने वाले बंदे के आंखों में आंखें डाली और बहुत ही गुस्से से उसे देखा। अब ओकायो की इस तरीके की हालत देखने के बाद जो सामने वाला बंदा था उसने कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ ठान ली थी कि हाँ अब तो बस मैं इसे 1-2 किक करूँगा और ये हार जाएगा। और फाइनली राउंड 4 जो था वो दोबारा शुरू हुआ। जैसे ही राउंड 4 शुरू हुआ
उसने देखा कि अपोनेंट जो था वो ये सोच रहा था कि मैं इसे पैर पे किक करूं या हाथ पे, पैर पे किक करूं या हाथ पे। इसी थोड़ी सी उसमें कि भाई मैं कहाँ पे इसे किक करूं जो ये एक ही बार में नॉकआउट हो जाए। इतनी देर वो सोचने में लगा रहा था, इतने में ही ओकायो ने एक किक घुमाई, वही अपनी पहले वाली वही किक घुमाई कि जो सामने वाला बंदा था वो एक किक के अंदर नॉकआउट हो गया। और फाइनली जो मैच था वो ओकायो जीत गया। अब यार ओकायो बन चुका था सेंसेई। जितने भी लोग वहाँ पे स्कूल में मौजूद थे वो सभी लोग शौक थे, और उनसे कहीं ज़्यादा शौक था खुद ओकायो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने केवल एक ही किक से अपने चारों राउंड जो जीत चुका था, और वो बन चुका था सेंसेई। सेंसेई बनने के बाद वो अपने मास्टर के पास, अपने गुरु के पास गया और उसने उनसे जाके बोला कि सर ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं केवल एक ही किक से चारों राउंड जीत गया। तो उसके मास्टर ने उससे बोला कि इसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये कि जो किक मैंने तुम्हें सिखाई थी वो किक मार्शल आर्ट की सबसे डिफ़िकल्ट किक है, और दूसरा ये कि इस किक का केवल एक ही तोड़ है। वो तोड़ ये है कि अगर कोई अपोनेंट तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पकड़कर तुम्हें घुमा के नीचे गिर दे तभी वो इस किक से बच सकता है। और खुदा का करिश्मा समझो या तुम्हारी एडवांटेज समझो कि तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड है ही नहीं, तो कोई भी अपोनेंट तुम्हें इस किक के अगेंस्ट हरा ही नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद ओकायो एकदम सरप्राइज हो गया और उसने अपने गुरु के पैर छुए और उन्हें गले लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि हमारे जो टीचर होते हैं वो हर स्टूडेंट के लिए एक अलग टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसका जो टीचिंग पैटर्न है वो कैसा होगा। लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं कई बार हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि हमारे जो टीचर हैं वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो टीचर हैं वो हमारे लिए एक अलग टीचिंग पैटर्न यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर के माइंड में भी ये थॉट होता है कि जो सामने मेरे बच्चा स्टूडेंट मेरे बैठा है मैं उसका 100% एफर्ट लूँ स्टडी में, चाहे फिर वो स्टडी में हो या किसी भी स्किल्स में हो या कैसे भी हो, चाहे वो कोई कोरियोग्राफर हो, चाहे वो कोई जिम ट्रेनर हो, कोई भी हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अपना उस वर्क में 100% दे। और दूसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो ये कि यार हमारी लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं यार कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा मोटा हूँ तो मेरे ना कुछ हो नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं यार मेरी थोड़ी सी हाइट कम, अगर हाइट हो जाती ना भाई तो मैं आर्मी में जा सकता था। और कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरा जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क है, अगर मेरा कलर थोड़ा सा ठीक होता ना यार, या फिर मैं थोड़ा सा मेरा कलर थोड़ा फेयर होता, मैं थोड़ा सा भूरा होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता था। तो यार हमारे आसपास इन सभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनसे अलग जो और भी चीज़ें हैं इनके तमाम एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप चाहो अपनी इन सब के थॉट से, इन सब की क्वेरीज से अगर आप अपने जीवन से निकलो तो आपके सामने बहुत ही लंबी जर्नी है, आप लोग उसे ईजिली तय कर लोगे। ठीक है, आप लोग किसी एक छोटे से रीज़न को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार अगर ये रीज़न ना होता ना तो मैं अपनी लाइफ में शायद कुछ और कर रहा होता, या फिर ये कारण ना होता ना तो मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ और अच्छे से कर सकता था। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और यार तीसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो है पेशेंस। हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमारी लाइफ में पेशेंस एक ऐसा है कि अगर हमें किसी काम में 100% देना है ना तो उस काम को करने के बाद उसमें 200% पेशेंस चाहिए। आई नो आप सोच रहे होगे कि क्या बोल रहा है, 200% भी कोई चीज़ होती है, बट भाई करना पड़ेगा, डेट्स इट। पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर किसी कहानी के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अब मैं आशीष शर्मा आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।